नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 एक्सरसाइज है 7। टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ये ज्योग्राफी का है। 1 से लेकर 6 तक हम लोग कंप्लीट करा दिए गया था। अब 7 से स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग इसको इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे और नोट भी करते चलेंगे। और जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में पूरा प्रश्न को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। मतलब धीरे धीरे डेवलप चालू हुआ। इंसान को अपना ज़रूरत के लिए जो अच्छा लगा वो सारा कुछ करते चले गए, ताकि उसको रहन सहन, खाने पीने में कोई तरह का समस्या नहीं हो। बस्तियाँ क्या होता है इसको देखते हैं। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। ताकि गुफाओं में इसलिए निवास करते थे कि धूप वर्षा से उसको सुरक्षा मिल सके। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि वो फसल को रखेंगे कहाँ पे? रखने का भी तो जगह चाहिए। बस्तियों का विकास नदियों, घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। इन घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई। सभ्यताओं के नाम याद है? बस्तियां अस्थाई या अस्थाई हो सकती है। बस्तियां जो है अस्थाई भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और अस्थाई भी हो सकता है। मतलब एक जगह के लिए हमेशा के लिए, या नहीं तो फिर वहाँ से दूसरे जगह। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों में गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट मतलब किसको कहते हैं? शिकारी को। संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋषु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या करते हैं? रहने के लिए घर बनाते हैं। ये क्या है? मानव बस्ती है। देख लीजिए बस्ती कैसा होता है। यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। कुछ अस्थायी होता है, कुछ अस्थायी होता है। चलिए इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। जहाँ बसना जिसको कहते हैं हम लोग। आदर्श बसाव स्थान चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। अगर वहाँ के जलवायु अगर मनुष्य के लिए नहीं होगा, ज़्यादा ठंड ही रहेगा या ज़्यादा गर्म रहेगा, तो वहाँ आदमी बसाव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि जल का भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो वो पीने के लिए, जानवर पालने के लिए, खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। उपयुक्त भूमि का भी रहना ज़रूरी है। अगर बसता है कोई इंसान तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए खेती चाहिए। खेती नहीं करेगा तो फिर पशु का आहार, मनुष्य का आहार कहाँ से आएगा? उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। नहीं कि सिर्फ भूमि है तो उसमें उपजाऊ के लिए नहीं है, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र है तो वैसा नहीं होगा। कुछ सटीक होना चाहिए जिससे कि फसल प्रोडक्शन हो पाए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ
गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, हाँसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होते हैं? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी के पिता मी थामन ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सक सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्थायी कार्य परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। शहरों में जल विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या, मतलब नॉर्मल समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर है, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्तियां होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। चित्र 7.2। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 7.3। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूलन घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है। चलिए, और इसका क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे शब्दावली है कुछ। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरगाहों की खोज में निकल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋतु के कारण कहीं और का प्रवास होना ऋतु प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। ये सघन बस्ती है, मतलब जहाँ बहुत जनसंख्या, कंजेस्टेड है, बहुत सारे घर है। और ये है प्रकीर्ण बस्तियाँ, मतलब छोटा छोटा कहीं, मतलब एक घर यहाँ, 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 बहुत छोटा छोटा है। और क्या था यहाँ पे? जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिलटल्ट पर घर बनाए जाते हैं। क्या चीज़ पे बनाए जाते हैं? सिटल्ट पे घर बनाए जाते हैं। चित्र 7.4। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। चलिए, अब परिवहन को बारे में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। सिलटल्ट पर मकान। ठीक है, देखिए कैसे मकान बना हुआ है। सब सिलटल्ट पे मकान बना हुआ है। सबके नीचे देखिए कुछ न कुछ दिया हुआ है, ऊपर में बना हुआ है। ये क्या है? चलिए, परिवहन, ये भी देख ही लेते हैं, तब परिवहन पढ़ेंगे।
आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है और क्यों, और एवं वे क्या कहलाते हैं? बर्फ से बना उगलू कहलाता है, क्या कहलाता है? और पढ़ लेते हैं परिवहन के बारे में, पहले पढ़ते हैं। परिवहन, परिवहन लोगों एक सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। 7.5 देखिए यहाँ 7.5 में कि यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, जिसको टमटम कहते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में या अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। वे आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के उन साधनों एवं एक सूची जिनका उपयोग काफ़ी आपकी कक्षा में छात्रों स्कूल आने के लिए करते हैं। वैन का उपयोग होता है, रिक्शा का उपयोग होता है, ये सब सारा चीज़ बच्चे स्कूल जाने के लिए उपयोग करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। कितने साधन है परिवहन के? कितने? तो 4 है। कौन कौन? तो परिवहन मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। अब देखते हैं सड़क मार्ग में क्या क्या आता है। पहले सड़क मार्ग को पढ़ लेते हैं। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाले मार्ग सड़क है। मार्ग सड़क है मतलब कम दूरी यातायात करने के लिए मतलब नज़दीक के लिए, ज़्यादा दूरी नहीं, कम दूरी के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला क्या है? तो सड़क मार्ग है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है, जैसे कि चित्र 7.6 और 7.7 में है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर ही सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। कौन है? तो विश्व में सबसे तो हिमालय पर्वत पर मनाली का लेह राजमार्ग, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भूमिगत मार्ग मतलब सबवे, सब में समझ रहे हैं कि भूमि के अंदर जो रूट सड़क बनाया जाता है ना, फ्लाई ओवर उसको कहते हैं, सबवे का भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। भारत में जो एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है वो अभी नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी का। ये प्रश्न पूछता है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसको किसको जोड़ता है? तो बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है। किसको? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर है। चारों को स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग से जोड़ा जाता है। ठीक है। ये है ये पक्की सड़क है। ये 7.7 है, कच्ची सड़क है। ये गांव की शहर है, ये मेन सड़क है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेल मार्ग। सड़क मार्ग देख लिए, अब क्या देखना है? रेल मार्ग।
रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। क्या कह रहे हैं इसमें कि रेल मार्ग जो है तीव्रता मतलब स्पीड से, तेज से एवं कम खर्च में लोगों का आना जाना एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास को सहायता प्रदान करी। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने ये व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। पहले जो वाष्प इंजन जो चलता था ना, डीजल वाला और विद्युत वाला उसके स्थान पे आ गया और सबसे बेस्ट रहा। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। सुपर फास्ट जो ट्रेन है उसकी उसको आने से परिवहन के क्षेत्र में और तीव्र गति आ गया। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। चलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। क्या आप जानते हैं जियानिंग से लहसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। देखिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी आई है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है इसमें? जियानिंग से लहसा के बीच जियानिंग से और लहसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा मेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीच में ऊंचाई होता है वो 5072 मीटर का है। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, ये सबको नोट करते चलेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, वो कहाँ जाते हैं? वो पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये सब। ये ट्रांससाइबेरियन रेल मार्ग है, सबसे लंबा, कहाँ कहाँ तक फैला है, किधर से किधर, सब एरिया के बारे में बताया, किधर किधर जाता है। चलिए अब जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। सड़क मार्ग पढ़ लिए, रेल मार्ग पढ़ लिए, अब जल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले समय में अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान वहाँ भी था, रेल मार्ग में भी भारी था एकदम। ये सीटेट में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसमें भी भारी था, इसमें भी भारी है, लेकिन आकार में यहाँ है बड़ा। क्या है? आकार में है बड़ा। आकार में बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। ठीक है, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। मतलब छोटी छोटी बोट जो होता है नदी झील में जो चलता है, वो क्या कहता है? अपना अंतर्देशीय मतलब अपने देश में के लिए चलता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो
और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। चित्र 7.1 क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम जान सकते हैं, नाम बता सकते हैं? चलिए ये देख लीजिए क्या है। ये अंतर्देशीय जल मार्ग है, ठीक है, जो कि एक देश से दूसरे देश में पत्तनों के सहारा से, मतलब पतन उसको कहते हैं जहाँ पे उसका बोटिंग, वो जहाज बोट को जो है मतलब स्टॉप करते हैं, वहाँ का जितना सामान है, माल है, सबको उतारना चढ़ाना, ठीक है, सब जगह है। भारत में, एशिया में है सिंगापुर और मुंबई में है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल में है। दक्षिण अमेरिका में कहाँ है, तो रियो डी जेनेरियो और में है। और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, सिडनी में है। यूरोप में कहाँ है, तो लंदन में है। इतने जगह पे है, और भी जगह है। चलिए अब जल मार्ग पढ़ लिए, अब वायु मार्ग को पढ़ लेते हैं। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन को सबसे तीव्र मार्ग है, मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने वाला ये वायु मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है, मतलब कॉस्टली लगता है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्चा होता है जाने में। समय कम लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंचा सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेलगाड़ी नहीं है। हेलीकॉप्टर आगमय स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एवं बहुत ही उपयोगी साधन है। मतलब कम समय में कहीं भी हो आदमी को पहुंचा देगा ये, ठीक है। चित्र 7.9 कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। चित्र 7.11 में देख लेते हैं क्या है, तो ये है चित्र 7 नंबर 9 हेलीकॉप्टर। इससे कहीं भी हम जा सकते हैं कम समय में। चलिए अब देखते हैं संचार। संचार क्या होता है, संचार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, मतलब हमको कहीं और रह रहा है कोई व्यक्ति, उसको पहुंचाना है कोई सूचना, कोई न्यूज़, तो उसको हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तकनीकी विकसित के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकसित का वर्णन करता है, देख लेंगे उसको। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न स्थानों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। मतलब लोगों के साथ जुड़ना, उसको क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट के संचार में तीव्रता आई, मतलब ऊपर में सैटेलाइट छोड़ दिए, उसके द्वारा सारा हम लोग को प्रॉफिट होने लगा उसके वजह से। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। जैसे कि रेडियो प्रसारण करना है, कोई समाचार देना है, जैसे कि अभी वनों का सर्वेक्षण होगा, मतलब मौसम का क्या भूकंप आने वाला है, क्या क्या आपदा आने वाला है, ये सब तूफान आने वाला है, ये सब हम लोग समाचार के माध्यम से लोगों के बीच में बताना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये संचार के माध्यम से ही नहीं करते हैं, जिसको जन संपर्क कहते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती आपूर्ति, इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा
कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच लोगों की सेवाएं तथा संसाधनों के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, तुरंत जो करना होता है कर लेते हैं। किसी से संपर्क करना है, बताना, तुरंत कॉल लगा दिए, वीडियो कॉल लगा दिए, कोई न्यूज़ देखना है तुरंत सर्च कर लिए, तो ये बहुत ईजी हो गया। ये क्या है, तो विश्व के प्रमुख समुद्री और हवाई जहाज, मतलब कितने हैं हवाई पतन, ये सारा कुछ इसमें दिया गया पूरा विश्व में। चलिए ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको हम लोग कुछ प्रश्न है, इसका हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका प्रश्न है 2 नंबर से, इसका प्रश्न है 2 नंबर से प्रश्न है इसका। 1 नंबर में लॉन्ग है तो लॉन्ग बाद में कराया जाएगा। चलिए 2 नंबर से देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। संचार मतलब क्या, बात विचार करने। टेलीफोन तो है ही है, पुस्तक में है ही है, उससे भी पता चलता है। मेज नहीं है, ठीक है। घ नंबर, सॉरी क के बाद ख होगा, ये गलत मिसप्रिंट है, इसमें ख नंबर होगा, ये घ लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। भूमिगत निर्माण कौन है, तो सबवे को कहते हैं भूमिगत, अंडरग्राउंड वाला, ठीक है, भूमिगत सबवे। गो नंबर, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे उपयुक्त साधन है। सबसे द्वीप ऊपर स्थान पे, तो ट्रेन भी जा सकती है लेकिन बहुत खतरा है, लेकिन हवाई जहाज से हम लोग तुरंत जा सकते हैं, जहाज से। 1 नंबर, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। कौन प्रदूषित नहीं करता है, बस तो करेगा, उससे भी प्रदूषण निकलता है। हवाई जहाज भी करेगा, उससे भी प्रदूषण निकलता है। साइकिल जो है ना, यातायात को प्रदूषण नहीं करेगा, वातावरण को। चलिए अब क्या है, 3 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, मतलब मिलान करना है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में हम लोग अभी पढ़े, तो किसी को समाचार पहुंचाना हो, रेल टिकट, कुछ भी हो, संचार सब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट क्या हो जाएगा, इंटरनेट क्या हो जाएगा, इंटरनेट देखते हैं क्या हो जाएगा। क्षेत्र लोगों को उत्पादन व्यापार नहीं, आपस में निर्मित घरों वाले क्षेत्र, सील्ट कर मकान है, ये एक संचार का साधन है इंटरनेट, ठीक है, संचार का साधन है। नहर मार्ग क्या होता है, नहर मार्ग, नहर मार्ग कहाँ होता है, नगरीय क्षेत्र, सघन बस्ती क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र और सघन बस्ती क्षेत्र क्या होता है ये, नहर मार्ग क्या होता है, क्षेत्र जहां लोग उत्पादन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां क्षेत्र उत्पादन व्यापार सेवा क्षेत्र में, ये हो जाएगा सघन नगरीय क्षेत्र में, ठीक है। और सघन बस्ती में आसपास निर्मित घरों वाले, आसपास निर्मित घरों वाले, ये हो जाएगा। और सिल्ट नहर मार्ग हो जाएगा ये सिल्ट मकान। चलिए आज का ये था टॉपिक था, ये मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन, लेसन 7 था। अब नेक्स्ट लेसन है 8, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।